जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th में मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर क्या है एक बार हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग लगा भी लिए हैं यहाँ बोर्ड पर, क्या है मॉडल पेपर, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं वो है क्या, एनसीईआरटी द्वारा पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी पर आधारित है। ठीक है, जो आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है सेम ऐसे ही पैटर्न पर आएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो पेपर है हमारे लिए किसका है, गणित का है, गणित का मॉडल पेपर है और ये 10 के लिए है। ठीक है, टोटल जो पूर्णांक होगा आपका 70 का होगा, 30 आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के आधार पर मिल जाएंगे। 70 में भी 20 नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है 20 अंक, वो क्या है, बहुविकल्पीय पर आधारित है, जो कि हमें एक OMR मिलेगा। उस OMR पर क्या होता है, टिक करना होता है। जैसे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है तो ए वाले ऑप्शन को क्या करना है, ब्लैंक कर देना है, उसके बारे में बताया गया है OMR पर। अच्छा, OMR पे और भी क्या करना है, OMR पे अगर हम एक बार टिक कर दिया तो उसे काटना पीटना मना है। ठीक है, व्हाइटनर भी यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग। अगर आपने ए को टिक कर किया, अब आपको बी को टिक करना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार जो टिक हो चुका है आपका वही मान्य होगा। दोबारा अगर आप उसको काट के अदर जगह करोगे तो वो क्वेश्चन ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसमें OMR में ज्यादा काट पीट आपको नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा फिर दिया गया है जो दूसरा हमारे पास पार्ट होगा वो क्या होगा, 50 अंक का होगा, जिसमें हमें लिखना है, यानी 20 अंक का OMR होगा और 50 अंक का क्या होगा, आपका लिखने वाला होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास जो टोटल समय होगा वो टोटल समय होगा 3 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि कितने खंड आपको करने होते हैं। ये आपको क्वेश्चन में खुद लिखा होगा, यानी हम खंड 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 कर रहे हैं तो उसमें लिखा होगा कितने पार्ट करने हैं और कितने छोड़ने हैं आपको। ठीक है, आ जाते हैं फिर खंड आ को सॉल्व करते हैं। खंड आ में बहुविकल्पीय होगा और खंड बा में क्या होगा, हमारा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होगा जिसको हमें सॉल्व करना होता है। ये क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। ठीक है, आप जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में यह वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्जाम ओरिएंट चीजें मिलने वाली हैं। खास करके गणित में आपको क्लास 10th में आपको ये समझ लो, अगर आप लगातार हमसे जुड़ रहे हो तो आपके 90+ नंबर आने की पूरी गारंटी हमारी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक किनारे लगा देते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने लिख रखा है पहले से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान। कुछ क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट देखकर बहुविकल्प से क्या कर देंगे, टिक मारने वाला, क्योंकि विकल्प वाले में टिक मारना है। अगर हम यहाँ समय बचा लेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन को यानी खंडबा को सॉल्व करने में हमें ज्यादा समय मिल जाएगा, और अगर ज्यादा समय मिल गया तो फिर तो अपना क्या है, चांदी ही है। ठीक है, तो देखिए 26 और 156 का लासा दिया गया है 156। 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा पूछा गया है। एक बात बता दे भैया, मासा होता क्या है, मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर हम HCF की बात करते हैं, HCF जो हमारे पास होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको भी बात कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कोई ऐसा अधिकतम अंक जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। जैसे मुझसे कहा है 26 और किसकी बात कर रहा है, 26 और बात कर रहा है 156 का। अगर 26 और 156 की बात कर रहे हैं तो 156 क्या है, इसका लासा है, लासा बता दिया है। मासा पूछ रहा है तो पहली बात बताओ दोनों को कौन काटेगा, सर 13 से ये कटता है जी, 13 से ये कट जाएगा, 13 दूनी 26। तो क्या 13 से ये भी कटेगा, 13 से ये भी कट जाएगा, 13 इकन्नम 13 बचा 2, 13 दूनी 26। ठीक है, तो 13 से ये भी कट जाएगा, तो क्या 26 से ये तो 26 से कट जाएगा। देखो अब अधिकतम में 13 लिया, 13 के बाद किससे कटेगा, 26 से कटेगा, मतलब 13 से तो कट जा रहा है। अब हम 26 से ट्राई करते हैं तो क्या 26 से कटेगा, कट जाएगा 26 से भी। तो क्या ये वाला 26 से कटेगा क्या, अगर ये भी 26 से कट जाए तो हमारा काम आसान है। फिर तो हाईएस्ट, इसके बाद तो वही हाईएस्ट हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब 26 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये तरीका था देख करके टिक मारने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 से कटेगा नहीं कटेगा देखते हैं। 6 छंग 36 यानी 26 छक्का 156 होगा, 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब मासा क्या होगा मेरा, सर मासा 26 ही आ जाएगा, तो हम 26 वाले को क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक है, अब लगाते कैसे हैं, ये तो देख करके टिक मारने वाली काम थी।
मैंने कहा दोनों में सबसे ज्यादा वाला हाईएस्ट कॉमन लेंगे, यानी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जैसे 26 है, 26 2 से भी कटता है, तो क्या 2 से काटेंगे? नहीं, 2 के अलावा और किससे कटता है? 2 के अलावा 13 से कटता है। तो क्या 13 के अलावा और किससे कटता है? जी 13 के अलावा 26, 26 से भी कट जाएगा। तो क्या 26 से 56 भी कटेगा? अगर हाँ 26 से 156 भी कटेगा तो 26 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर दो संख्याएं हैं तो मासा छोटी वाली संख्या जो होती है, छोटी वाली संख्या से ज्यादा नहीं होता, यानी या तो छोटी वाली संख्या मासा होगी या छोटी वाली संख्या से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला क्या है इसकी बात कर लेते हैं। फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ये है भैया, पहला संख्या यानी फर्स्ट नंबर जो हमारे पास होता है और सेकंड नंबर जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है LCM इंटू HCF के। LCM इंटू HCF है, यानी हमारे पास दो संख्याएं होती है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मासा इंटू लासा। ये सूत्र आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए अगर याद रखेंगे तो फिर बहुत फायदा होने वाला है आपको। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? सर फर्स्ट नंबर है 26। सेकंड नंबर कौन है? सर सेकंड नंबर है 156। इक्वल में क्या आ जाएगा? सर इक्वल में आ जाएगा लासा। लासा कितना है? सर इसका लासा दिया है 156। तो फिर सर हमको HCF पूछा गया है। अब मुझे पता है अगर दो संख्या इधर भी है और दो संख्या इधर भी है, या दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर सर सभी गुणा में है तो गुणा में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में, तो 126 सॉरी 126 नहीं, 26 क्या हो जाएगा? 26। तो 26 इंटू 156 बटा में क्या आ जाएगा? 156 और बराबर में क्या बचेगा? HCF बचेगा। तो 156 से 156 कट जाएगा तो HCF का मान कितना आ गया? सर HCF का मान आ गया 26। ये आ गया आपका पहला सवाल। लगाने का तरीका भी हम लोगों ने देख लिया और टिक मारने वाला तरीका भी देख लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको जल्दी से नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसकी बात कर लेते हैं। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि मुझे लिखने का थोड़ा सा जगह मिल जाए। ऐसा इधर लगा दे रहे हैं आप ताकि देखते रहोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन दूसरे पर। तो क्वेश्चन दूसरा क्या है हमारे पास, इसकी बात करते हैं। दूसरे में कहा अपरिमेय बताना है। अपरिमेय क्या होता है? सर अपरिमेय का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं अपरिमेय की, तो अपरिमेय वो होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं? P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। P/Q के रूप में, यानी क्या हो भैया? P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। अब जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय। दूसरी बात, आपको एक बात और नोट करनी है, अपरिमेय के साथ अधिकतर चांस ये होता है कि अपरिमेय के साथ किसी परिमेय को जोड़ते हैं तो वो भी अपरिमेय हो जाता है, अपरिमेय के साथ किसी परिमेय का गुणा कराते हैं तो वो भी अपरिमेय हो जाता है। किसी किसी केस में ऐसा नहीं होता, बाकी अधिकतर केसों में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले बार हमारे ऑप्शन क्या है? 25 है। रूट का जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5। क्यों? 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। पता है सबको ना? तो 5 कैसी संख्या है? सर 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 5/1। तो बन गया ना? ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन है 5 - √3। ये देखो 5 क्या है? परिमेय, लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय। परिमेय के साथ अपरिमेय क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये है अपरिमेय। क्या है ये? अपरिमेय। इसलिए हम क्वेश्चन वाले बी को क्या कर देंगे? टिक मार देंगे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन दिया ही नहीं है। ऑप्शन में ये कहा ए और बी दोनों अपरिमेय है। नहीं, ए और बी दोनों अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 25 परिमेय नंबर है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं मारेंगे। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और 3 को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी ऐसा करते हैं, एक लाइन से लगा देते हैं ताकि मुझे पता चलता रहे हम लोग क्या कर रहे हैं। इसको भी एक लाइन से लगाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 में क्या कहा है पता है? 3 में हमसे कहा दो रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बताओ। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, मिनटों में क्या है, सेकंडों में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो भैया, यक्स ऐसा नंबर है ना जिससे हम लोग क्या 2 घटा रहे हैं, 0 हो जा रहा है। यक्स ऐसा नंबर जिससे 2 घटाएं 0 हो जाए। तुम बताओ
यक्स का मान क्या हो सकता है सर, 2 घटाएं 0 हो जाए। सर यक्स का मान 2 रखो, 2 से 2 घटाओ 0, तो यक्स का मान 2 आ गया है। क्या कहीं यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 2 है, 2 ऑप्शन में 2 2 आ रहा है। तो ऐसा करते हैं अगले का सहारा लेते हैं। यहाँ कोई संख्या ऐसे ढूंढनी है y+6 करें तो 0 आ जाए, y+6। भैया ऐसा कोई नंबर है क्या कि y में 6 जोड़ा जाए, है ना? कौन सा? y का मान -6 रख दो, -6 रखेंगे तो -6 और +6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल क्या आ जाएगा भैया, हमारे पास क्वेश्चन दिया है x - 2 = 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तो भेज दो, x = 2 आ गया, एक आंसर हो गया। तथा और क्या बोला है, और हमसे बोला है y+6 = 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो हल क्या हो जाएगा, सल इसका हल जो हो जाएगा वो 2, -6 आंसर। देखते ही 2, -6 कहाँ पे है, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, डी वाला। आ जाते हैं चौथे सवाल पर। क्या कहा है चौथा सवाल आपसे सवाल चौथा ये कह रहा है कि रेखा दिया है, बताइए अद्वितीय हल है। अद्वितीय के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर हमारे पास समीकरण ऐसा हो a1x + b1y, क्या हो, a1x + b1y + c1 बराबर क्या हो जाए, 0। ये कौन सा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास क्या है, a2x है + b2y है + c2 है बराबर क्या है, 0। ये कौन सा इक्वेशन है सर, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। फिर क्या कहा इन्होंने, अद्वितीय हल। अद्वितीय याद है ना भैया, जिसका केवल एक हल होता है उसे अद्वितीय कहते हैं। तो अद्वितीय हल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, याद रखिएगा, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। इस कंडीशन को हम कहते हैं अद्वितीय हल। फिर ये किसका है, अद्वितीय हल का है। अद्वितीय हल में क्या आता है, इस केस में ऐसा होता है कि समीकरण का केवल एक हल आता है। जब जिसका एक हल होता है उसे अद्वितीय कहते हैं, जिसके अनेक हल होते हैं उसे क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। और जिसका कोई हल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, कमेंट में जल्दी से फेंक के मारो। इधर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन समझते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैंने लगा दिया किनारे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और 5 पे समझते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा मूलों का योग बताना है। सिंपल सा सवाल है भैया, क्या नोट डालिएगा और लिख लीजिएगा फेयर में अपने। क्या है भैया, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो ax² + bx + c, और क्या लिखा हो भैया हमारे पास, बस इतना। ये क्या है सर, एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो मूलों के योग, इसके कितने मूल होंगे, जिसकी जितनी पावर उसके उतने मूल। इसका मतलब 2 मूल आएंगे। क्या, 2 मूल मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। 2 मूल कौन कौन से होंगे, अल्फा और क्या होगा, बीटा है। अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा + बीटा बराबर होगा -b/a। तो b का मान कितना है सर, b का मान b ही है, लेकिन यहाँ सवाल कुछ और लिखा है। हमसे योग का पूछा है, तब सवाल क्या है, तब हमारे पास जो सवाल है वो ये है, लिख लेते हैं। सवाल हमारे पास है 5x² - 3x + 2। तो हमसे पूछा है मूलों का योग। क्या पूछा है, मूलों का योग। और मूलों के योग का सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना, -3, ये भी माइनस में, और आपका सवाल भी माइनस में, -3/a का मान कितना, 5 आ गया ना। अल्फा + बीटा मूलों का योग कितना, 3/5 है क्या ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है। टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या था चौथा वाले में हमारे पास सी ऑप्शन था, इसको भी टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो 5 सवालें हो गई आपकी। अब बचा हमारे पास है छठा सवाल। छठा सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये हमारा आ गया छठा सवाल के लिए अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर है। भैया ध्यान से समझोगे, अगर पानी ठहरा हुआ है ना तो आपकी नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तथा धारा की चाल 3। अब पानी ठहरा था तो नाव 8 से चल रहे थे, धारा चलना शुरू हो जाए तो, अगर धारा भी चलना शुरू हो जाए और हम भी चलना शुरू कर दें तो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो धारा और हम मिल के जाएंगे। लेकिन अगर उल्टा आएंगे तो धारा हमें ठेलेगी और हम उसके उल्टा अपोजिट चल रहे हैं। धारा जितना पैरे उतना वापस करेगी, और हमारी चाल ज्यादा होगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर हमारी चाल कम होगी तो हम बह जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहा है, आपसे पूछा धारा के विपरीत नाव की चाल। सिंपल सा, धारा के उल्टा तो कुछ नहीं करना, इसको लगाना भी नहीं है।
भैया बताओ धारा कितने की है? धारा जो है 3 की है। कितने की है? 3 किलोमीटर की। और तुम किससे चल रहे हो? भैया 9 चल रही है 8 किलोमीटर से। अगर हमें उल्टा चलना है तो सर, अगर विपरीत दिशा में चलना है ना आपको, तो आपकी चाल से धारा घट जाएगी। कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। देखते ही हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी को। अच्छा, किलोमीटर में नहीं था, किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो मीटर पर सेकंड है। ये वाला ऑप्शन नहीं, जल्दबाजी नहीं करना भैया, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 5C में 5 मीटर पर सेकंड है और डी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही नहीं होगा। यही गलती होती है। अब ऐसे क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, फिर क्या करेंगे? OMR में जल्दी स्टिक मार देंगे, फिर OMR का क्वेश्चन तो गलत ही हो जाएगा और हम चाह कर भी उसको सुधार नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो था हमारा सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं और 7 को समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है? 7 में कहा है 20x 30 समांतर श्रेणी में है। बहुत आसान सा है। 20, x, 30 आर इन AP समांतर श्रेणी में है। भैया आप बताओ, अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, पता है बीच वाले को हम लोग करते हैं यहाँ पे डबल, बीच वाले को करते हैं डबल और किनारे वाले को करते हैं जोड़। बस सिंपल सा, ये आ गया आंसर। तो 2x बराबर कितना आ गया? 50। तो x बराबर कितना आ गया भैया? 50 का आधा। तो भैया x बराबर आ गया 25। यही हमारा क्या है? आंसर है क्या कहीं 25? ऑप्शन डी इसमें भी सही हो जाएगा। तो ये था सवाल नंबर कौन सा? 7वां। क्लियर है? अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्या है? भैया ध्यान देना, जब भी समांतर श्रेणी में हो तो कहीं भी कोई पद लिखा हो तो बीच वाले का डबल करते हैं, किनारे वाले को जोड़ लेते हैं, हमेशा आंसर आ जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? आपको बताया गया होगा क्या? डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सर यहाँ पर ये क्या है? दूसरा पद है x और पहला पद कौन है? 20। तो ये क्या मिलेगा? डी। सर ऐसे अगर हम 30 में से x घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा? डी मिलेगा। अब ये x माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो x प्लस x बराबर 30 प्लस 20 आ गया ना। वैसे सवाल, सेम सवाल देखो ना, 2x बराबर कितना? 20, 30, 50 लगा लेना। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 के बाद 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है, इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दिख रहा है? हाँ, अगर ना दिखे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। क्या कहा? बीच की दूरी पूछा है, 2 बिंदु बीच की दूरी। आसान सा सवाल है, देखो ध्यान से। एक बिंदु ये है जिसको हम x1, x2 मानते हैं, ठीक है। एक बिंदु हमारे पास इधर है जिसको हम लोग क्या मानते हैं? x1, x2 नहीं भैया, x1, y1। ये क्या होगा? x2, y2, ये हो जाएगा। अब इसका नाम a, इसका नाम b। तो जब भी हमसे कोई पूछे a b के बीच की दूरी, हम कह देंगे रूट के अंदर चले जाओ और क्या करो? x2 से x1 घटा दो होल स्क्वायर, प्लस y2 से y1 घटा के क्या कर दो? y2 से y1 घटा के क्या कर दो? होल स्क्वायर। क्या ऐसे नहीं? सिंपल सा, चाहे x2 से x1 घटाओ या x1 से x2, मतलब ओवरऑल रिजल्ट जो निकल रहा है, x के मान को x से घटाना है, y के मान को y से घटाना है, तो घटा दो। फिर बिंदु कौन है? सर बिंदु हमारे पास है, यहाँ पे बिंदु हमारे पास है 2,3 और क्या है? और एक बिंदु है 4,1। 2 बिंदु दिया गया है, ठीक है। दूरी पूछा है तो सीधे लिखते हैं d बराबर रूट के अंदर। चूंकि ये OMR क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दिखाना तो है नहीं, OMR पे टिक ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? x से x को हटाएंगे, एक x ये, एक x ये है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अगला आपका ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 - 1। चाहे छोटे से बड़ा घटाओ या बड़े से छोटा। अच्छा, छोटे से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 4 - 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 से घटाएंगे तो भी 2 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा भैया रूट का 4 प्लस में 4, 4 4 कितना होता है? 8, और 8 का वर्गमूल तो आप निकाले हो, 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2√2 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। चूंकि दूरी निकाल लेना तो दूरी का मात्रक होता है, इसलिए इकाई लगा देंगे। क्या हो जाएगा? है क्या कहीं पे? 2√2। तो ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? कहाँ जा रहा है ये?
ये हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा करके जगह बना लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आता रहे, अगर आप नोट्स कर रहे हो तो दिखता भी रहे आपको। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 8। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और 9 को समझते हैं हमारे पास 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 हमसे कहा बहुपद का योग। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बहुपद का योग बताए थे ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था, कहाँ गया ये? 5 में हम लोगों ने क्या किया था? बहुपद का योग ही तो किए थे। नहीं, ये नहीं दिख रहा है, आ जाते हैं एक पीछे और। तो हमारे पास ये है ना बहुपद का योग, ये बहुपद था और बहुपद के मूलों का योग किए थे। तो सवाल आया था नहीं आता, इसलिए हम सोच रहे हैं ना अगला सवाल आपके लिए होमवर्क ही छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा होगा 9, ये क्या होगा आपके लिए? HW हो जाएगा। ठीक है, नोट करके और आंसर जल्दी से सॉल्व करके आप मुझे आंसर कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। 9 क्या हो गया आपका? 9 आपका हो गया HW। क्यों? क्योंकि इसके जैसा सेम सवाल हम लोग पीछे सॉल्व करके आ रहे हैं। 10 में क्या कहा है? 10 में आपसे कहा है एक त्रिभुज दिया गया है। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलो एक त्रिभुज बन जाए जल्दी से। त्रिभुज बन गया। क्या है सर? -4, 0 है। और क्या है? फिर हमारे पास दिया है 4, 0 है। और क्या दिया गया है सर? 0, 3 दिया है। इतने मान दिए गए, मतलब त्रिभुज के शीर्ष दिए गए। हमसे पूछ रहा है बताओ कौन सा त्रिभुज होगा। याद रखिए, सब भुजा बराबर तो समबाहु, दो भुजा बराबर समद्विबाहु, कोई भुजा बराबर नहीं विषम बाहु। लेकिन कोई भुजा बराबर नहीं है तो एक प्रमेय हम लगाएंगे, वो प्रमेय है पाइथागोरस। अगर पाइथागोरस प्रमेय बराबर आ गया, कैसे बराबर भैया? कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया आधार के स्क्वायर से और लंब के स्क्वायर से, तो इसका मतलब वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नाम देंगे इनका हम लोग, क्या इनका नाम रखते हैं? ABC। तो यहाँ पे हम निकालेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर क्या करेंगे सर? x और x के मान को घटाएंगे होल स्क्वायर, y और y के मान को घटा के होल स्क्वायर। तो भैया हमारे पास x का मान कौन है? यहाँ पे है x का मान 4 और यहाँ पे x का मान है -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 का होल स्क्वायर। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 से 0 घटाएंगे कोई मतलब नहीं है। तो क्या आ जाएगा? रूट में 4, 4, 8 और 8 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। इसका मतलब AB का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ऐसे फिर निकालेंगे BC का मान। किसका मान? BC रूट में किसका है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0, तो 4 में से क्या घटाएंगे? 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे y का मान 0, यहाँ y का मान 3, तो क्या करेंगे? 3 में से 0 घटा के होल स्क्वायर। विकल्प लगाने के लिए सूत्र नहीं दिखा रहे, क्यों? मुझे इसको डायरेक्ट रफ्कार भी करना है, तो ऐसा करके दिखा देंगे, OMR पे फिलअप करना है। ठीक है, अच्छा क्या कर रहे हैं? x2 से x1 घटा रहे हैं या x1 से x2 घटा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, x1 से चाहे x2 घटाओ होल स्क्वायर करोगे, चाहे x2 से x1 घटाओ तब भी होल स्क्वायर करोगे, माइनस में आएगा तब भी स्क्वायर प्लस, और प्लस में आएगा तब भी स्क्वायर प्लस होगा। ठीक है, क्या करेंगे? रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब आपको तो पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है। अब अगर हम 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर लिख दे रहे हैं, इधर थोड़ा ध्यान देंगे आप। रूट के अंदर क्या आ जाएगा? ये 4 चौक 16 प्लस 9 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो आ गया ये आपका किसका मान? BC का मान 5 आ गया। किसका निकाल रहे थे? BC। ठीक है, BC। अब एक बात और बची है, AC बचा हुआ है, AC भी निकाल लेते हैं। तो AC की बात कर रहे हैं तो रूट के अंदर क्या करेंगे? A और C के, यहाँ क्या है? 4, यहाँ क्या है? 0, तो 4 में से 0 घटाएंगे कोई मतलब नहीं, होल स्क्वायर कर दो बस, प्लस 3 में 0 में से 3 घटाओ या 3 से 0 घटाओ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 3 का स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा? AC का मान 16 प्लस 9 कितना आ गया? ये 25, और 25 का मान कितना होता है? 5। इसका मतलब ये भी 5। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? मुझे दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं। कौन कौन सी? BC बराबर है AB के। अगर सॉल्व करने की बात आती तो सूत्र भी दिखाते, पॉइंट को भी नोट करते, ठीक है, और बढ़िया से सॉल्व करते। लेकिन OMR पे करना है इसलिए थोड़ा जल्दी से कर रहे हैं। नेक्स्ट OMR को हम बहुत बेसिक्स लगाएंगे, भी ये पहला OMR था, इसको हम लोग बहुत तेजी से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु हो जाएगा। तो समद्विबाहु पे क्या करेंगे? टिक मार देंगे, बस हो गया हमारा ये समद्विबाहु वाला। इस पे टिक मार देंगे
ऑप्शन कौन सा 10 का बी सही हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट को समझते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, ये 10 का हो गया बी, तो 11 नंबर आता है। 11 नंबर में क्या कहा है, सुनो ध्यान से। साइन का मान दिया है, साइन ए बराबर दिया है, कितना दिया है भैया, ध्यान से देखो तो दिया है 4/5। तो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है tan ए का मान। सिंपल सा सवाल है, इसका मान पूछा गया। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं ना, लगा देते हैं पाइथागोरस को बुला करके। पाइथागोरस को लगाएंगे तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और चूंकि मुझे पता है, अगर आपको नहीं पता ना भैया, तो पीछे मैंने त्रिकोणमिति कंप्लीट पढ़ाया है आपको, वहां जाके देखो तो आपको भी पता चल जाएगी। क्या पता यह है कि साइन जो होता है वो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, लंब बटा कर्ण का। किसका है भैया, लंब बटा कर्ण का। इधर लिख देते हैं, इधर ये लंब बटा कर्ण का कितना है, 4/5। तो इसका मतलब हो जाएगा सर कर्ण तो 5 हो जाएगा, लंब तो 3 हो जाएगा। आधार नहीं पता तो किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस साहब को बुलाएंगे। पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है, पाइथागोरस क्या कहा था, सबसे बड़ी भुजा जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी 5। 5 का स्क्वायर बराबर होता है 4 का स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर के। 4 चौक 16, 5 पचम 25, सॉल्व करने पे आएगा 25, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 16 बराबर क्या आएगा, a का स्क्वायर। और जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो क्या आएगा 25 माइनस 16। भैया सॉल्व करने पे आ गया रूट का 9, और 9 का मान कितना होता है 3, तो a का मान आ गया 3। और जैसे a 3 मिल गया मुझे, हमसे पूछा क्या है tan a, क्या पूछा है tan a, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है सर, लंब है 3। कुछ गलत कर दिए क्या, जी गलत जरूर कर दिए हो। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 कैसे लिख दिए आप, इसको हटाते हैं यहाँ से, क्या है ये 4। बाकी जगह सही लिखा गया, बस वहीं थोड़ा गलती हो गई। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान 4, आधार का मान कितना 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। कहीं है, ऑप्शन सी वाला सही है। सी पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ये कौन था 11, तो 12 वाला यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12 में क्या कहा गया है पता है, 12 में हमें एक सवाल दिया गया है, सबसे आसान सी सवाल है, बस थोड़ा सा फार्मूला आना चाहिए बस आपको। 1 अपान क्या है भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस tan बराबर होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक को ऊपर ले चलते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा भैया, हमें पता है इसका मान 1 होता है तो 1 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। डी पे टिक मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब बचा हमारे पास 13। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। 13 में क्या कहा गया है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको इधर किनारे लगा देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, ये 13 में क्या कहा गया है, एक रेखा ए बी है। हम भी एक रेखा बना लेते हैं जल्दी से। एक रेखा ये है हमारी, क्या है, इसका नाम रख देते हैं ए और बी। अब क्या कहा है, ए बी पर एक बिंदु P है, मान लो कहीं भी एक बिंदु P ले लेते हैं। अब आगे बताया है कि क्या कहा गया है, आगे बताया है PB अपान AB, PB अपान AB बराबर 3/7, ये कहा गया है। क्या पूछा है, हमसे पूछा है AP और PB का रेशियो पूछा है। हम सोच रहे हैं ना AB को हटा दें, क्या कर दे, हटा दिया। वैसे देखो समझो, ए बी कितना है सर, ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 7, ठीक है। पी बी कितना है सर, पी बी यहाँ से यहाँ तक है 3। अगर टोटल 7 और यहाँ से यहाँ तक 3, तो ये क्या हो जाएगा 4। और पूछा क्या गया है, ए पी अनुपाते पी बी, तो हम बता देंगे 4/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन 4/3, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी। कौन सा क्वेश्चन का, 13 का। या फिर एक काम हम कर सकते हैं लगाने के लिए, PB और AB को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, AP प्लस PB, और क्रॉस गुणा करा देंगे। और जैसे क्रॉस गुणा कराएंगे भैया हमारा आंसर आ जाएगा। ये काम आप करोगे HW। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। इसको एक किनारे लगा देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 13, यहां लिख देते हैं हम लोग 13।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं और 14 को सॉल्व करते हैं। 14 में क्या कहा, एक वृत्त की परिधि 22 दिया है भैया, याद रखो वृत्त की परिधि कितना है, वृत्त की परिधि सूत्र तो आप सबको पता होगा क्या होता है भैया, परिधि, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर परिधि का सूत्र आपको याद हो तो भैया होता है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। हमें पता है क्या होता है, पाई का मान 22/7 और इंटू में क्या है, इंटू में है r 22 सेंटीमीटर, ठीक है। मन लगा के पढ़ना है आपको, बोर्ड में नंबर अच्छे आने चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, 22 से 22 को उड़ा देते हैं तो r बराबर क्या आ जाएगा, 7 बटा क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आपका r आ गया। लेकिन पूछा क्या है, हमसे पूछा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल। तो सर वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इधर लगाते हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 तो रहेगा, पाई का मान 22/7 भी रहेगा, r स्क्वायर, r का मान है 7/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार 7/2, 2 दूना 4, नहीं कटेगा क्या, 2 से उड़ाएंगे, 2 ही करना 2, 2 से उड़ाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 22 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में। और ये नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे इसको, 2 ऐसे सेम उतार देते हैं। एक 7 से 7 भी तो कट जाएगा। अब क्या बचा है, ऊपर बचा है 11 और 7, तो 11 सते 77 और 4 दूना 8, 77 बटे क्या हो जाएगा 8, है क्या ऑप्शन में, ढूंढते हैं 77/8, 77/8 पहला ही ऑप्शन सही है, तो पहले ऑप्शन पे हम गोला मार के आगे बढ़ जाएंगे। सवाल नंबर 14 था, ठीक है। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और 15 को समझते हैं कि 15 में क्या कहा गया है। 15 में कहा, एक वलय को निर्मित करने वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां दिया गया 88 और 66। आपसे चौड़ाई के बारे में पूछा गया है, बहुत अच्छा समझिएगा। ये 2 वृत्ताकार वलय है, एक ऐसा होता है वलय भैया, ये वृत्त है, संकेंद्रीय है। अगर ये संकेंद्रीय है तो इसकी परिधि मुझे बताया गया है, छोटे वाले वृत्त की परिधि मुझे बताया गया है, ठीक है। और मुझसे बड़े वाले वृत्त की भी परिधि बताया गया है। तो हम दोनों की परिधि निकालेंगे तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, r, क्या मिल जाएगा, रेडियस, क्या मिलेगा, रेडियस। और यहाँ छोटे वाले की भी रेडियस आ जाएगी। अगर मैं बड़े वाले के रेडियस से छोटे वाले के रेडियस को हटा दूं, घटा दूं, तो क्या हो जाएगा, जो बचेगा उसी को तो हम कहेंगे वलय की चौड़ाई, क्या कहेंगे, उसी को वलय की चौड़ाई कहेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन तो है नहीं, सेकंड वाले पे ही आ जाते हैं। इसको कर देते हैं थोड़ा सा क्लीन, इतना क्लीन हो जाएगा, वापस आ जाइए। क्लीन करेंगे तो, लेकिन हम लोग मिटा के करते हैं, डायरेक्ट क्लीन करने पे ये पूरा सवाल ही क्लीन हो जा रहा है। या फिर ऐसा करते हैं, मार्क लगा के क्लीन कर लेते हैं, मार्क आ गया, हो गया क्लीन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कहा है समझते हैं। 15 में कहा, एक वलय को निर्मित करने वाले 2 संकेंद्रीय, मैं बना भी दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। तो हम यहां लिखेंगे छोटे वृत्त की परिधि, क्या लिखेंगे, छोटे वृत्त की परिधि। छोटे वृत्त की परिधि होगा कितना दिया है, 66 सेंटीमीटर। और मुझे पता है सूत्र होता है 2 पाई r, स्मॉल r रखेंगे भैया, 66 सेंटीमीटर। क्लियर है ना ये बातें। अब क्या करेंगे, 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, r नहीं रखेंगे, बराबर 66 सेंटीमीटर, उड़ा देंगे 22 51 22 22 3 66। तो r का मान क्या आ जाएगा 3, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में 7 और बटे में क्या आ जाएगा 2, तो r का मान आ जाएगा 21/2, मतलब 10.5 सेंटीमीटर। ये आ गया स्मॉल r, ठीक है। ऐसे कैपिटल R भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि। और बड़े वृत्त की परिधि कितना दिया है, बड़े वृत्त की परिधि दिया है 88, कितना है भैया 88 सेंटीमीटर। सूत्र लगाएंगे 2 पाई कैपिटल R बराबर कितना 88, और रखेंगे मान 2 पाई का मान 22/7 इंटू कैपिटल R बराबर 88, काट देंगे 22 चौको 88, 2 दूना 4, तो R का मान क्या आ गया यहाँ पे 7 दूना 14, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे चौड़ाई पूछा है, तो चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, स्मॉल r से कैपिटल R, यानी कैपिटल R से स्मॉल r को घटाना पड़ेगा। तो चौड़ाई के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना है 14 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, घटाएंगे तो कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है क्या, नहीं है तो फिर क्या करेंगे 3.5 को ना दशमलव उड़ाएंगे, बटे में कितना लगाएंगे 10। अब फिर से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 7 35, 5 दूना 10, 7/2। अरे बात वही लिखी थी, ठीक है, तो 7/2 ऑप्शन में है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको जल्दी से आप नोट कर लो, तो क्योंकि पेज आगे ऐड नहीं है तो हमें हटाना पड़ जाएगा, ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको हटा करके थोड़ा सा, मैंने ये हटा दिया, इसको ये हट गया, ठीक है, हट गया। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16 में क्या कहा है। 16 बहुत ही आसान सवाल है लेकिन देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। एक पाइप है, वो भी खोखली पाइप है, तो बना लो फिर एक खोखली पाइप। ये हो गया एक हमारे पास पाइप। अब ये पाइप कैसी है, खोखली है, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा मुझे दिखता रहेगा ऐसा, ये खोखली पाइप है। अब क्या कहा है आपसे, बाहरी व्यास दिया गया है, तो लिख लेते हैं फिर बाहरी व्यास। बाहरी व्यास बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो फिर क्या हो जाएगा सर, बाहरी व्यास पता है तो इसको हम कैपिटल आर से लिखेंगे, और फिर कैपिटल आर बराबर क्या होगा 4 का आधा, 4 का आधा, व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है, तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई 2। फिर भीतरी व्यास भी दिया है भैया, भीतरी व्यास है कितना 3, तो या भीतरी लिखो या आंतरिक, भीतरी व्यास बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट लिखेंगे स्मॉल आर बराबर क्या आ जाएगा 1.5 लिखो या 3/2 सेंटीमीटर, ये लिखो। यहाँ पे क्या है 1.5 ये ऑप्शन में है, तो 1.5 लिख देते हैं, क्या मतलब है इसको 1.5 सेंटीमीटर 5, ठीक है। अब क्या पूछा गया, मुझे त्रिज्या पता चल गई, लंबाई भी पता है, पाइप की लंबाई जिसको हम लोग एच का नाम देते हैं, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है आपसे पूछा आयतन। याद रखिए भैया, फार्मूला होता है क्या, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन का सूत्र होता है क्या, पाई, फिर अंदर में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर क्या होता है एच का गुणा, ठीक है। देखो पाई आर का मान रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, स्मॉल आर का रखेंगे तो 1.5 का स्क्वायर, इनटू में क्या कर देंगे एच मतलब 20। बस यही हमारा क्या है आंसर, सॉल्व करना नहीं है, क्यों टिक मारना है। और टिक वाले में देखो ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन हमारा मिल रहा है बी वाला, तो बी वाले को टिक मार देंगे। ये सवाल नंबर 16 था। फिर हमसे पूछा बेलन का आयतन, ये तो सीधे सीधे सूत्र पूछ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बेलन का आयतन क्या होता है, सभी लोग बताओ जल्दी से कमेंट में करो, बेलन का आयतन क्या होगा भैया, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बस इसी को जाके टिक मारो, कहाँ है ये। फिर उसके बाद माध्यिका पूछा गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 को सॉल्व करते हैं। 18 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा फिर वही काम करेंगे, हटाने वाला काम करेंगे हम लोग। नोट हो गया होगा, नहीं नोट हुआ होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। फिर इसको हटा दे रहे हैं, ये हट गया आपका, ठीक है। आ जाते हैं 18 में क्या कहा है, समझो ध्यान से। 18 में हमसे कहा है माध्यिका बताइए। एक आंकड़ा दिया है, आंकड़ा क्या है 2 है, फिर 8 है, फिर क्या है भैया हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास 6 है, फिर 5। माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका बताने के लिए पहले आंकड़ों को हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम लगाने का मतलब बढ़ते क्रम में, तो 2 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 5 के साथ क्या हो जाएगा भैया 6 और फिर क्या हो जाएगा 8। टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो पता है यन पदों की संख्या क्या है 5, और 5 अपने आप में क्या होता है विषम होता है। और जब 5 विषम है तो फार्मूला होता है किसका, माध्यिका का। क्या होता है माध्यिका का फार्मूला, n+1/2 वां पद। तो n कितना है 5 + 1/2 वां पद करेंगे तो भैया यहाँ पे 5 1 6/2 कौन सा आ जाएगा, काटेंगे तो तीसरा, तो ये आ जाएगा तीसरा पद। और तीसरा पद अपने पास कौन सा है 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा, सी वाला सही हो जाएगा। ऐसे पूछा गया 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताओ। तो भैया माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है यहाँ पे पदों
की क्या हो जाएगा, माध्य पूछा गया 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक माध्य या माध्यिका दोनों अगर हम यहाँ बात करते हैं तो माध्य बराबर तो होता है यहाँ पदों की संख्या का क्या हो जाएगा, योग बटे पदों की संख्या। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर क्या होगा, पदों की संख्या या का योग बटे पदों की क्या हो जाएगी, पदों की संख्या, पदों की संख्या। संख्या का योग करने का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश डैश कहाँ तक, 9 तक जोड़ना है। और कितने नंबर होंगे, टोटल 9 नंबर होंगे। अब 9 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, किसी संख्या को जोड़ना होता है ना, तो हमें यहाँ तो ये तो हम एपी का सहारा ले लेते हैं या फिर जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 है, यहाँ 5 आएगा, प्लस में 6 आएगा, प्लस में 7 आएगा, प्लस में 8 प्लस 9। जोड़ो कितना आएगा, थोड़ा जोड़ के बताओ। देखो किसी भी पदों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्रम से है तो सूत्र होता है n + 1 बटा 2। अगर लगातार संख्याएं हैं तो जोड़ने का ये नियम होता है। तो अगर ऐसा रखते हैं तो n का मान कितना है 9, तो 9 प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा में क्या आएगा 2, और पूरे एक बटा में क्या है 9, तो 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 9 1 10 बटा 2, मतलब आंसर कितना आएगा 5। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता वो होती है भैया जो अगर हम किसी चीजों को संभावना देखते हैं, प्रायिकता मतलब संभावना, अगर किसी की संभावना देखते हैं ना तो संभावना कभी फिक्स वैल्यू से ज्यादा नहीं होती और 0 से कम नहीं होती। मतलब कोई संख्या है, चांस है आने का तो आएगा। अब ये नहीं कि चांस संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो चांस रहा होगा, या तो पूरा का पूरा मिलेगा या तो थोड़ा बहुत मिलेगा। इसका मतलब है प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, नहीं बड़ी होनी चाहिए, फिर होती भी है 0 से बड़ी होती है, और 1 से क्या होती है छोटी या 1 के बराबर। 0 से के बराबर या 0 से बड़ी, 1 से छोटी या 1 के क्या होगी बराबर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, है ना, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ये था अपना मॉडल पेपर 2024 और 25 बोर्ड के लिए। ठीक है, ऐसे ही मॉडल पेपर आते रहेंगे। अभी हम OMR पे वेस्ट पे करा रहे हैं, इसके बाद जो वीडियो मिलेगी आपका इसका दूसरा पार्ट यानी खंड बा मिलेगा। ये खंड आ है, अगर इसमें पढ़ाएंगे तो फिर क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने में थोड़ा दिक्कत भी हो जाएगी, आपका डाटा भी कम होगा, लिमिटेड होगा। इसलिए सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।